कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। इस कदर बुरे हालात में भी जब लोग मुझे छोड़ के नहीं गए तो उन्होंने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक। पाकिस्तान को 4 फास्ट बॉलर से जाना पड़ेगा, दिन में मैच होगा। किसी ना किसी ने तो फ्यूल खरीदना है ना, वो इसकी वजह से मैं और आप जो लोग बिल देते हैं वो भी फंसते हैं। इसमें थ्रिल है, इसमें सस्पेंस है, इसमें रोमांस है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहेब। आज भी हम प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी सी बात के साथ करेंगे। कहते हैं कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह मत देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर आप नाकामी के बारे में सोचते रहें तो डीमोटिवेट होते हैं, मायूसी पैदा होती है, आपको ये लगने लगता है कि शायद आप ये काम कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा कर लें तो फिर आपको ये लगता है कि आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। तो कभी भी मायूसी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, नाकामी को इतना नहीं सोचना चाहिए। अब जनाब आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत फिर से संभाल ली। 6 साल बाद बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब, इंतखाब का दिन और टाइमिंग अहम है। सियासी असरात क्या होंगे और हुकूमती ओहदे ठुकराने वाले मियां साहब को आखिर पार्टी ओहदा क्यों अपनाना पड़ा, ये आज जानेंगे प्रोग्राम में। एक तो गर्मी और फिर बिजली की हठधर्मी, अवाम सड़कों पर आए तो हुकूमत भी एक्शन में आ गई। वज़ीर आज़म ने फौरी गैर-एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का हुक्म दिया, लेकिन क्या हुकूमती अहकामात पर अमल मुमकिन है? कौमी टीम की वर्ल्ड कप की तैयारी तो बढ़ गई। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 भी बारिश की नज़र। ग्रीन शर्ट्स राइट कॉम्बिनेशन की तलाश में नज़र आ रहे हैं, लेकिन बारिश के बायस मैच ही नहीं खेल पा रहे। वर्ल्ड कप की तैयारी में इंतहाई अहम सीरीज़ का वॉश आउट हो जाना कितना नुकसानदेह होगा, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। और बड़ी ईद फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा मौका। नौजवान फिल्म मेकर सारा अली और अली राज अपने नए शाहकार के साथ शायकीन के दिल जीतने आ रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्म मोंजो मारिया की कास्ट आज दुनिया बोल है में मेहमान होगी। नए फिल्म मेकर्स काम तो बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, देखते हैं कि अभी शाहकार कैसा होता है, लेकिन बड़ी ईद तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब तो कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं। अब आ जाते हैं जनाब सियासी मंजरनामे पर जो ख़बरें चल रही हैं। सबसे पहले मियाँ साहब जो कि 6 साल के बाद फिर से अपनी जमात के सदर मुंतखब हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ पार्टी इलेक्शन में उन्हें सदर मुंतखब किया गया, जिसके बाद नवाज़ शरीफ ने खिताब भी किया। मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं उन्होंने जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए सदारत से हटा दिया था, लेकिन साकिब निसार का फ़ैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। नवाज़ शरीफ ने मज़ीद कहा कि मुझे बेटे से तनख्वाह न लेने पर सदारत से हटाया गया। भाई, तुम्हारे बेटे से तो तनख्वाह नहीं मांगी थी। मियाँ साहब की तरफ से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है साकिब निसार को, PTI को, इमरान खान को, और बहुत सारे चैनल्स पर ये बात भी फिर होती रही कि क्या मियाँ साहब PTI मुखालिफ बयानियाँ लेकर आए हैं, ये चलेगा नहीं चलेगा, ये बयानियाँ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। इशूज़ तो और बहुत सारे संगीन है, स्पेशली पाकिस्तान की महंगाई एक सबसे बड़ा इशू है, उस पर मियाँ साहब ने वैसे बात नहीं की है। और ये जो नया बयानिया है क्या ये चलेगा नहीं चलेगा, इस पर बहुत बात होती रही। फिर टाइमिंग पर काफ़ी बात हो रही है कि जिस टाइमिंग में उनको पार्टी सदर मुंतखब किया गया ये बड़ी अहमियत की हामिल है। ऐसा क्यों हुआ कि मियाँ साहब ने वज़ीर आज़म का ओहदा तो उस तरह से कबूल नहीं किया, लेकिन पार्टी सदारत के लिए उनको बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। फिर कुछ इस तरह की बातें भी हैं कि पार्टी में इख्तलाफात हैं और एक सोच रखने वाले रहनुमा हैं जो कि शहबाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं और दूसरी जानिब मियाँ साहब को सपोर्ट करने वाले रहनुमाओं का एक अलग धड़ा है। तो क्या वाकई इख्तलाफात हैं और मियाँ साहब इस हवाले से उन्होंने कोई बात भी नहीं की। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून की ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। ताहिरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैडम, मियाँ साहब का दोबारा पार्टी सदर बन जाना पूरी पार्टी के लिए खुशी का बायस है, हम आपको भी मुबारकबाद देते हैं। लेकिन कल
नवाज शरीफ साहब ने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि साकिब निसार का फैसला आज रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। मियाँ साहब के इस बयान की कुछ वजाहत फरमाएंगी आप? उसकी वजाहत ये थी कि जब उन्होंने देखा कि उनके तमाम वर्कर, तमाम अहदेदार, तमाम MP, तमाम MNA जब उन पर कड़ा वक्त आया तो कोई एक शख्स भी पार्टी छोड़ के नहीं गया। कि उन्होंने जबर का मुकाबला किया, उन्होंने बुरे हालात को देखा, सब कुछ देखा, जेलें काटी, उन्होंने नाम गिनवाए तमाम लोगों के जिन्होंने जेल काटी बगैर किसी कसूर के, और जिनको मतलब बगैर किसी वजह के जिन्होंने जेलों में डाला गया, उन पर केसेस चलाए गए और फिर 1.5 साल बाद, कोई 2 साल बाद बेगुनाह साबित हुआ, अदालतों ने रिहा किया। तो मियाँ साहब का मतलब ये था कि मेरे लोग जो थे वो इंटैक्ट थे, और आज भी जब वो अपने मजमे की तरफ देख रहे थे तो उन्हें ख्याल ये महसूस हुआ कि इस कदर बुरे हालात में भी जब लोग मुझे छोड़ के नहीं गए तो उन्होंने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि पूरा हाउस जो था वो फुल, तब चारों सूबों की नुमाइंदगी थी, चारों सूबों के जमाती अहदेदार, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से भी सदर जनरल सेक्रेटरी अपने तमाम अहदेदारों के साथ शामिल थे, शरीक थे, मेंबर असेंबली भी थे, MPs भी थे, MNAs भी थे, और जनरल कौंसिल के तमाम मेंबरान थे। 100% हाजिरी थी। तो उन्होंने उनको देख के उनको एहसास हुआ कि तमाम हालात का जबर का मुकाबला करने के बावजूद साकिब निसार के फैसले की कोई अहमियत इन लोगों के सामने नहीं, मेरी जमात के सामने नहीं, जमात के वर्कर्स के सामने नहीं। उन्होंने इस फैसले को रद्द कर दिया और टोकरी में फेंक दिया। अच्छा ताहिरा साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, आप इस बात को समझती हैं कि बहुत से हलकों में हमेशा ये चहमगोइयाँ होती रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब का झुकाव कहीं और होता है, मियाँ साहब का कहीं और होता है। इसी बुनियाद पर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में भी किसी हद तक तफरीक है, कुधड़े हैं। इन अफवाहों को कैसे आप रद्द करेंगी? आपने आज अगर उसकी फुटेज देखी हो जो आज फ्लैटिस होटल में कन्वेंशन था, तमाम सीनियर रहनुमा जो थे वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे। राना सनाउल्लाह जिसको चेयर कर रहे थे, जफर इकबाल झगड़ा थे, काकड़ साहब थे, जमाल काकड़ साहब बलूचिस्तान से, और खेलदास थे कोस्तानी और कराची से थे। मतलब चारों जितने लोग थे ना इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, वो सारे सीनियर थे। मेरा ख्याल है वो 60 से अबव होंगे। ये बेगम इशरत अशरफ में इसमें शामिल थी। तो ये सीनियर क्यादत थी जो मियाँ साहब का इलेक्शन करवा रही थी। 2 दिन से वहाँ बैठ के 188 बॉडी टाउन में कि जहाँ पे वो करवा रहे थे, और वहाँ उनके पेपर्स नॉमिनेशन के लिए 2 दिन मैं भी बैठी रही राना सनाउल्लाह साहब के साथ, क्योंकि एक पेपर को मैंने भी प्रपोज किया था। प्रपोज ख्वाजा आसिफ साहब ने किया था, मैंने सेकंड किया था। मियाँ साहब के 10 कागजात नॉमिनेशन पेपर जमा हुए जो सब सीनियर लोगों ने ही जमा करवाए। ताइद कुरुंदा और तजवीज़ कुरुंदा दोनों सीनियर क्यादत थी। फिर आप कैसे कहते हैं कि सीनियर क्यादत नहीं थी? और अगले 3 सोफे थे जिन पर सिर्फ सीनियर क्यादत बैठी हुई थी। जितनी यंग MPs आए और MNAs आए, उनकी जगह सोफों के पीछे कुर्सियों पे थी। और बार बार मरियम औरंगजेब जो स्पोक्स पर्सन है पार्टी की, वो ऐलान कर रही थी कि हर बंदा अपनी नशिस्त पे बैठे, और अगले जो सोफे जिनके लिए मुख्तस हैं उनके नाम पर्चियाँ लगी हुई हैं, टैग लगे हुए हैं, वो उन्हीं जगह पे वही बैठेंगे, और जो जगह आपके लिए मुख्तस की गई है वहीं बैठे। तो उसमें सारे मैंने जो रो 3 देखी उनमें सारी सीनियर क्यादत थी। बेगम तमीना दौलताना से लेके वर्जीज ताहिर साहब थे, राना तनवीर साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे। फिर उसके बाद मैंने देखा आज़ाद कश्मीर से जो थे, बल्कि स्टेज पर तो चारों सूबों के अलावा शाह गुलाम कादर साहब जो सदर आज़ाद कश्मीर हैं, और फिर सीनियर तरीन हमारे चेयरमैन राजा जफर साहब बैठे थे पहले सोफे के ऊपर। आप फिर कैसे कहते हैं कि सीनियर क्यादत इलेक्शन है? और शहबाज शरीफ साहब का झुकाव किधर होगा? ये लोगों की खुशफहमियाँ ही रही कि मीम से शीन निकलेगी, नून से लाम निकलेगी, लाम से मीम निकलेगी। ना शीन से नून निकली, ना नून से लाम निकली, ना मीम निकली। अल्लाह ताला के फजलो करम से शहबाज शरीफ साहब भी भाई के साथ मुश्किल कड़े वक्त में खड़े रहे, पार्टी का झंडा लेकर। जो जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब उनके कांधों पर डाल के गए थे, ना सिर्फ ये कि उन्होंने हुकूमती ओहदे को बेहतरीन अंदाज में वज़ीर आज़म रहे, वो 16 महीने उन्होंने निभाया, मुल्क के लिए दिन रात एक काम किया, बल्कि वो पार्टी का झंडा भी लेके खड़े रहे और पार्टी की तमाम तकरीबात को भी ऐसे तरीके से निभाते रहे। वो इमानत उन्होंने आज मियां नवाज शरीफ साहब को वापस की, जिसकी तारीफ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खुद भी की कि मेरे भाई ने मेरी गैर मौजूदगी में पार्टी की का जो अलम उठाया था और जो पार्टी की सदारत की जिम्मेदारी मैंने उन्हें सौंपी थी, उसको उन्होंने बहुत आसान तरीके से निभाया है। मैं उन्हें शाबाश देता हूँ।
और हम सब उनके लिए अच्छे अल्फाजों में याद करते रहेंगे। तो उन्होंने ना सिर्फ के मुल्क के लिए तामीर तरक्की के काम किए बल्कि पार्टी के लिए भी कड़े वक्त में बहुत हौसला मंदी से हर एक वर्कर के साथ इन टच रहे, हर ओहदेदार के साथ। सही। अच्छा ताहिरा साहिबा, इस वक्त एक बड़ा मसला एक सियासी कैदी की मकबूलियत का भी समझा जा रहा है। इतलात हैं कि आपकी जमात के कुछ रहनुमाओं का ख्याल है कि जेल में कैद शख्सियत से भी मुज़ाकरात होने चाहिए, और इस हवाले से कुछ टाइम पहले राना सनाउल्लाह का एक बयान भी काफ़ी खबरों में रहा है। क्या कहेंगे इस पर? राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल सही कहा। उससे पहले बिलावल जरदारी ने कहा था, बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने कहा था कि हम इमरान खान के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब ने कहा मैं किसी से तैयार नहीं हूँ बातचीत करने को। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी कि हम बानी पीटीआई से बात करने को तैयार हैं। लेकिन बानी पीटीआई का तो मेरा ख्याल है सियासी दिमाग ही नहीं। वो एक खिलाड़ी था, खिलाड़ी के बाद अनाड़ी हो गया, अनाड़ी के बाद फिर पता नहीं क्या खिलाड़ी बन गया। उसने ये सोचा ही नहीं कि सियासत के मैदान में मुज़ाकरात के अलावा कोई डायलॉग कहीं और कामयाबी का रास्ता नहीं खोलते। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम किसी से बातचीत करने को तैयार नहीं है, और उसके बाद सबने अपनी अपनी राह ली। तो ये उनका अपना फैसला है। अगर वो लचक नहीं दिखाएंगे, मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं होंगे, तो ज़बरदस्ती तो कोई उन्हें बाद के रस्मों से कुर्सी पे लाके नहीं बिठा सकता कि आप बैठे और हमारे साथ डायलॉग करें। इतनी किसको गरज है? मुल्क जो जिन गंभीर मसाइल का शिकार है, हमने बाकी दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर गवर्नमेंट भी बना ली, और उस गवर्नमेंट को माशाल्लाह चला भी रहे हैं, और ऐसे तरीके से चला रहे हैं। आपने देखा होगा महंगाई कहाँ थी और वो 2-3 महीने में कहाँ से कहाँ आ गई है। आटे का तोड़ा 800 रुपये सस्ता एकदम से हुआ है, और फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर में तो आटे का तोड़ा 2000 का कर दिया। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है अवाम को महंगाई से निजात दिलाई, जो कि शहबाज शरीफ साहब भी दिला रहे हैं, जो कि मरियम नवाज साहिबा भी पंजाब में दिला रही हैं, जो कि मुराद अली शाह सिंध में भी दिला रहे हैं, और जो कि बलूचिस्तान में भी दिलाए जा रहे हैं। अब बात ये है कि अवाम की महंगाई सबसे बड़ा मसला था, अब अमन अमान का मसला है। उसके लिए भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब बड़े कहना वजीर हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, माशाअल्लाह वजीर दाखिला हैं, और उनकी कारकर्दगी भी आप मीडिया के सामने ही है। वो हर जगह पहुँचे हुए हैं, हर सूबे में जाते हैं, हर शहर में जाते हैं, तमाम अदारों को इंटैक्ट करते हैं, और अमन अमान की सूरत हाल के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो आप ही फिर बताएं कि हम मुज़ाकरात के लिए वक्त ज़ाया करें या मुल्क को आगे लेके बढ़ें। बस हमने अब आगे बढ़ना है, मुल्क को माशी इंकलाब के जरिए तरक्की देनी है, और इसके बाद हमने ये नहीं सोचना कौन क्या कर रहा है, हमने वक्त ज़ाया नहीं करना। हमारे पास वक्त ज़ाया करने के लिए तो कुछ है। मैं चाहूँगी मैडम, आपने बिल्कुल बात की है कुछ मामलात पर जो कि अवामी मफादात से जुड़े हुए हैं या फिर अवामी मसाइल हैं, बुनियादी ज़रूरियात से लोग परेशान हैं। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग भी हो रही है, और ऐसी सूरत हाल में अवाम सड़कों पर भी निकल रहे हैं। फिर सोलर पर भी टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं। अब अभी समझ नहीं आ रहा, कुछ क्लियर नहीं है, टैक्स लगने जा रहा है नहीं लगने जा रहा। क्या बताएंगी आप बतौर हुकूमती नुमाइंदा? फिलहाल तो सोलर पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। जिन्होंने लगाना लगा लें सोलर, और अपने घर की बिजली की लोड शेडिंग का अपने तौर पे इलाज सोचें। बाकी जो डैम्स बनने चाहिए थे, जो बन नहीं सके, जिसमें मैं सबसे पहले कालाबाग डैम कहूँगी, ये इसके बनने से पाकिस्तान की बिजली जो है बहुत बेहतर हो जाती, लेकिन उसकी मुखालफत में इतनी जमातें थी कि वो काम हम कर ना सके। अब उसके बाद ये है कि सोलर एनर्जी पे जो लोग अपनी इंडस्ट्री को, इन चीज़ों को, घरों को कन्वर्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरी होगी। अभी तक तो गवर्नमेंट का टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं। चलें, अगर ये टैक्स नहीं लग रहा तो बड़ी अच्छी बात है। फ़िलहाल आप कह रही हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका ताहिरा साहिबा। अल्लाह करे कि आवाम को रिलीफ जल्द अज जल्द मिले, क्योंकि लोग इस वक्त काफ़ी हैं। ज़ाहिर है बिजली की लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला रहे हैं, गर्मी इस वक्त शदीद है, सड़कों पर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इसका हल निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। अब हमें आगे बढ़ना है, कुछ बात करनी है सियासी खेल के बाद कुछ क्रिकेट के खेल की, जहाँ पर कार्डिफ में बारिश का तवील स्पेल, पाक इंग्लैंड तीसरा T20 मनसूख कर दिया गया। मैच में टॉस भी नहीं हो सका। 4 मैचेस की सीरीज़ में इंग्लैंड को 1-0 से बरतरी हासिल है। सीरीज़ का पहला मैच बारिश की नज़र हो गया था, और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का आखिरी T20 जुमेरात को खेला जाएगा, जिसके बाद कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए उड़ान भरेगी। कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर मजीद बात करने के लिए साजिद साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब।
वालेकुम सलाम शायरी साजिद साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे मुझे ये बताइएगा साजिद साहब कि ये तैयारी फिर क्या होगी? ये तो बारिश से ही सारी सीरीज़ ख़राब हो गई है और अब जुमेरात को आखिरी मैच है, तो आपके ख्याल में ये ठीक हुआ है या फिर तैयारी है, कोई ऐसी मसले की बात नहीं? नहीं, मसले की बात तो है शहरीज, यकीनी तौर पर उस तरह की तैयारी नहीं हुई। अगर कमज़ोर टीम के खिलाफ हमने अच्छी कारकर्दगी दिखा दी, न्यूजीलैंड आयरलैंड के खिलाफ तो कारकर्दगी हमारी गैर म्यारी थी। एक अच्छी टीम के खिलाफ हम कारकर्दगी उस तरह की नहीं दिखा सके। मगर ये आपके में खबर ब्रेक करते चलूँ, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की ख्वाहिश थी ये इंग्लैंड की सीरीज़ ना हो, अमरीका में और ह्यूस्टन में खासतौर का कैंप लग जाता। मगर बाद ये सीरीज़ पहले डिसाइड हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता है सीरीज में जाना जरूरी था और तमाम टिकट बिक चुके थे। और ये यकीनी तौर पर कहीं ये खबर नहीं, आप मेरी तनवीर भाई से बात हुई थी, तनवीर भाई लाहौर उनसे मुलाकात हुई जो अमेरिका यूएस क्रिकेट चलाते हैं। तो ये बहुत अच्छी कोशिश की थी मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन है, मगर बदकिस्मत ही तो किसी को क्या पता मौसम के हाथों ये हालात हो जाएंगे, बारिश आड़े हाथ हो जाएगी और पाकिस्तान की टीम को तैयारी ना करने का मौका मिलेगा। बॉलिंग आपकी सही नहीं है, बैटिंग सही नहीं है, कप्तानी सही नहीं है, ग्रुप बंदी यकीनी तौर पर है, कोई खिलाड़ी वाइस कप्तान बनने को तैयार नहीं है, बाबर को सब समंदर में छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें नहीं होना चाहिए। देखो शरीर हक और सच की बात करना चाहिए। क्रिकेट जो है ना हमारा एक फैशन है, 25 करोड़ की आवाम ये चाहती है हमारी कौमी टीम अच्छी से अच्छी कारकर्दगी दिखाए और खिलाड़ी जेल होकर खेले, मगर जेल होके खिलाड़ी मुझे नजर नहीं आ रहे। जेल होने का मकसद होता है एक बात ये है बस साजिद साहब, अब इसका हल क्या निकलेगा? जाहिर है अब तो एक ही मैच बाकी रह गया है, तो तैयारी आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं है, मुझे भी पता है नहीं है, राइट कॉम्बिनेशन की हमें तलाश थी, अभी भी हम इसी मरहले से गुजर रहे हैं, तो अब होना क्या चाहिए? देखो होना कुछ चाहिए। कल मेरे ख्याल में मेरे वज़ीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब लंदन जा रहे हैं, जो मेरे अपने ज़राए बताते हैं, और एक अच्छी मीटिंग करेंगे, खिलाड़ियों को बता दिए जाएंगे। जो 1 तारीख को पाकिस्तान की क्रिकेट डैलस पहुंचेगी, जो ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, और 6 तारीख को अमेरिका के खिलाफ जो मैच खेला जा रहा है, जो मेरे अपने ज़राए बताते हैं। आपके इस मॉर्निंग शो तो दुनिया भर में देखा जाता है, पसंद किया जाता है। खबर ब्रेक करते चलूँ, विकेट पे घास होगा, यकीनी तौर पर 4 फास्ट बॉलर पाकिस्तान को खिलाना पड़ेगा अमेरिका के खिलाफ डैलस से विकेट पे, जो मेरे अपने जराए बताते हैं। विकेट जो बैटिंग विकेट जो कि फास्ट बॉलर को सपोर्ट करने को पड़ेगी, और पाकिस्तान को 4 फास्ट बॉलर से जाना पड़ेगा। दिन में मैच होगा, सुबह 10 बजे मैच शुरू होगा, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक ठंडी जगह से घर में जाएगी। फिर ह्यूस्टन से जा रहे हैं टेक्सास डेलस? हाँ बिल्कुल जा रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करने जाएंगे। और यकीनी तौर पर इस मॉर्निंग शो ने बड़ी चांदी लगा दी है। जो खबरें हमने ब्रेक की, यकीनी तौर पर सबको शीशा दिखाया है, और शीशा पॉजिटिव ले, नेगेटिव ना ले। खुदा के वास्ते पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें। हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेस्ट बेसिस हैं, क्रिकेटर हैं, कोच हैं, एनालिस्ट हैं। हम ये चाहते हैं साजिद साहब, वो तो आपने सही कहा कि मोहसिन नकवी साहब बड़े सीरियस हैं इन तमाम कंसर्न्स को लेके, और वो जा भी रहे हैं, और जाहिर है जो कुछ हो सकेगा वो करेंगे भी। लेकिन ये जो फेवरेटिज्म टीम के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस उस तरह से टीम नहीं दिखा पा रही जैसे दिखानी चाहिए। जो गुज़श्ता मैचेस हुए हैं, शादाब को लेकर, साइम अयूब को लेकर जो हमारे कंसर्न्स हैं, इस पर क्या मोहसिन नकवी साहब सोच रहे हैं, या फिर इस पर भी तो कुछ होना चाहिए ना? देखिए मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर पाकिस्तान टीम की टूरिंग सेरेमनी को जो फ्री हैंड दिया अजहर महमूद को है, और जो पाकिस्तान के बाबर आजम को जो वहाब को दिया, उन्होंने उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई, और यकीनी तौर पर गैर म्यारी कारकर्दगी इन लड़कों ने दिखाई है। शादाब ने बहुत ही मायूसकुन बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबों, एक शोबे में अगर शादाब 106 विकेटें ले चुके हैं 2020 में, मगर मिडिल में उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सके। पाकिस्तान के स्पिनर उस तरह के प्ले नहीं कर सके। आप अबरार को कैरी कर रहे हैं, अबरार को खिला नहीं रहे, दूसरी आरियां निभा रहे, मगर ये आमिर ने और अहमद वसीम का रिटायरमेंट अच्छा हुआ, उन्होंने कमबैक, सीनियर खिलाड़ियों कमबैक किया है। मगर उस्मान खान का क्या कसूर है? बगैर खेले वर्ल्ड कप से वापस आएंगे, उस्मान खान को आपको खिलाना चाहिए। जैसे कि कल आपकी मेरी बात हुई थी, हमने कह दिया था डंके की चोट में 2 चेंजिंग होंगे, 2 चेंजिंग तो आज हो गई थी। अभी इसको आजम को उसको कहना चाहिए साइम अयूब को बिठा दिया था और उसको खिला दिया गया था, जो मैं जो समझता हूँ दूसरा जो बैट्समैन है उस्मान खान को, तो 2 चेंजिंग तो कर दी थी। मगर अब जो मेरे अपने जराए बताते हैं, पाकिस्तान वो टीम के साथ खेलेगा जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 6 तारीख को मैच खेलना है अमेरिका के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ आपके पास आमिर भी मौजूद है, शाहीन शाह अफरीदी भी मौजूद है, नसीम को खिलाना जरूरी है, और हारिस बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हारिस का कॉन्फिडेंस इस तमाम लड़कों में बहुत पॉजिटिव नजर आया है। फखर का पॉजिटिव नजर, इन तुम्हें हारिस को बड़े अरसे बाद मैंने इतना कॉन्फिडेंस देखा है। बहुत ही महंगे आपकी नजर में राइट कॉम्बिनेशंस जो आपके ख्याल में हैं, जरा कुछ उस पर थोड़ी सी बात कीजिए।
फिर राइट ही होना चाहिए, फकर और रिजवान से ओपन कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाबर 3 पे आ जाएंगे, मैं समझता हूँ उस्मान खान को 4 पे लिए हैं, आजम 5 पे आ जाएगा, चचा इफ्तिखार 6 पे आ जाएंगे, तो आपके 3 फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर आ जाएगा। तो ये बेहतरीन आपके लिए बेहतरीन तैयारी है। पहली दफा पाकिस्तानी खिलाड़ी अमेरिका में खेलेंगे वर्ल्ड कप। 2024 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट इतना आसान नहीं है जितना अमेरिका है, इंडिया है, फिर आइलैंड है, और तीनों डिफरेंट सिटी में मैच खेले जाएंगे। आप पहला मैच बहुत प्रेशर वाला मैच होगा, हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ अमेरिका ने जो कारकर्दगी दिखाई है वो आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है। अगर मैं शाहिन जहांगीर की बात करूं, वो मेरे ये शागिर्द थे, PIA से खेले थे, आज अमेरिका की टीम में खेले। अली की बात करूं, आउटस्टैंडिंग बॉलर है, अमेरिका से खेल रहे हैं। तो अमेरिका की टीम एक अच्छी शेप में नजर आ रही है और कहीं भी प्ले कर सकती है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड की बेहतरीन टीम है, वर्ल्ड का बेहतरीन प्लेयर उनका कप्तान है, मगर खिलाड़ी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। कुछ देखिए, रिजवान को यहाँ सपोर्ट करनी पड़ेगी, रिजवान को मुल्क के लिए खेलना पड़ेगा, अपने लिए ना खेले, अगर उनको वाइस कप्तान बना रहे लेना पड़ेगा। शाहिन शाह आफरीदी ने आखिरकार ऐसी क्या वजह है वाइस कप्तानी से मना कर दी? देखिए 11 लड़कों की टीम है, एक लड़के की टीम नहीं है। ठीक है, बाबर के साथ 4-5 लड़के, तो पहले रिजवान के साथ भी तो 8-9 लड़के थे, बाबर को भी तो और रिजवान को भी तो सपोर्ट करते थे। तो ये चीजें भुलाकर पाकिस्तान के लिए सोचें, और बार बार मोहसिन नकवी साहब टीम के साथ जाते हैं, यही मकसद के लिए जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब टीम को जेल करना चाहते हैं, एक होके खेलें, क्योंकि उनकी बहुत जिम्मेदारी है। उनकी ऑनेस्टी पर शक नहीं करें, उनकी ऑनेस्टी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, जाहिर है वो भी क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, और जो वो हो सकता है वो कर भी रहे हैं, उनकी एफर्ट्स नज़र आ रही हैं। साजिद साहब, इसमें मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही टॉप बैट्समैन आउट होते हैं उसके बाद एक लाइन लग जाती है, मिडिल ऑर्डर और जो लोअर है बॉर्डर, उस पर हमारे खिलाड़ी पता नहीं क्यों नर्वस हो जाते हैं, प्रेशराइज हो जाते हैं। वो कंसिस्टेंसी जो कि मिसिंग हमें करसे से नज़र आ रही है, उस पर काम हुआ है नहीं हुआ? वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट है, उससे पहले क्या तैयारी है इस हवाले से? कोई तैयारी नहीं है। इफ्तिखार को 60 20-20 के मैच खिला दिए, 3-50 20-20 पे खेलना खुशकिस्मत आदमी है पाकिस्तान के लिए। इतनी 20-20 क्रिकेट है, उसको तो पाकिस्तान के लिए हर मैच में 50 रन बनाना चाहिए। आजम ने 11 रन से एवरेज से बैटिंग की है, मगर आजम टैलेंटेड है, पावर हिटर है, उसको पूरा मौका देना चाहिए। मुझे ये बताइए, मिडिल राउंड में मैं आगा सलमान का नाम ले लेकर थक गया, मेरे चचा का लड़का। थोड़ी आगा सलमान डिजर्व करता है, पाकिस्तान का बेहतरीन फ्यूचर का खिलाड़ी है, उसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है टेस्ट मैच में, 20-20 में, पाकिस्तान सुपर लीग में उसको सिलेक्ट नहीं किया। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। जो अच्छा बंदा है वे आमिर जमाल एक बेहतरीन ऑलराउंडर था। देखो शहरी, तुम्हारा प्रोग्राम बहुत ही आउटस्टैंडिंग पूरी दुनिया में सुना जाता है और बहुत पसंद किया जाता है। आमिर जमाल का कसूर क्या है? बेहतरीन ऑलराउंडर था, उसको क्यों ड्रॉप किया? हसन को क्यों मौका दे? क्या आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान के लिए इनपुट डाला, पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। वसीम जूनियर का कसूर क्या था? वो लॉबी का जो है उसको बिल्कुल इस बारे में सोचना होगा। जाहिर है इनको मौका मिलना चाहिए, क्यों मौका नहीं मिल रहा? साजिद साहब, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप जुड़े रहिए दुनिया बोल है के साथ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। कल वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की अदम फराहमी के हवाले से यहाँ में इजलास हुआ था, क्योंकि आपको पता है मुल्क भर में जो शहरी हैं वो बिलबिला रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग की वजह से। और वज़ीर-ए-आज़म ने गैर-एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करने का हुक्म जारी करते हुए कहा है कि बिजली चोरी के खिलाफ मिशन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। लेकिन दूसरी जानिब ग्राउंड पर पोजीशन ये है कि बदतरीन बिजली बंदिश से शहरियों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। सालाना इम्तहानात जारी हैं, हीट वेव है, बिजली गायब है, इसी पर हम बात करेंगे। और आखिर पाकिस्तानी मुतबादिल ज़राए की तरफ क्यों नहीं जा रहे, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें अमार हबीब ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं। उनको प्रोग्राम में हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया अमार आपके वक्त के लिए। अमार, ये बताएगा कि लोड शेडिंग के खिलाफ सिर्फ एहतजाज से काम चल जाएगा या आवाम और करोड़ों पाकिस्तानियों को कुछ और भी करने की ज़रूरत है? तलब ज़्यादा हो और पैदावार कम हो तो इदारे और हुकूमत भी क्या करे, इसका सोल्यूशन क्या है? देखें, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि अपना बिल टाइम पे नहीं देते हैं। बहुत सारे इलाके हैं जो कभी अपना बिल देते ही नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोड शेडिंग होती है वो उन्हीं इलाकों में होती है जो कि लोग अपना कभी बिल देते ही नहीं हैं। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, जब गर्मियों में लोड ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जो फीडर होते हैं या जो इलाकों में जो जगहें होती हैं वो एकदम से लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये लोड शेडिंग होती है। तो मोटी बात यह है कि अगर हम सब अपना बिल देना शुरू कर दें तो इस लोड शेडिंग भी ना हो और जो है हर चीज़ में रिकवरी शुरू हो जाए। मगर क्योंकि लोग बिल ही नहीं देते तो ये मसाइल भी फिर होते हैं। सही।
अच्छा, से एनर्जी की बात होती है तो 0.3% पाकिस्तानी इस तरफ गए हैं। ये शऊर की कमी है या एतबार की कमी है? एक ऐसा मुल्क जहाँ साइकिल के टायर से नई नई चीज़ें ईजाद हो जाती हैं, वहाँ लोग अब तक सोलर पर क्यों नहीं आ रहे? सोलर पे तो बिल्कुल आ रहे हैं लोग। जो 0.3% है वो बेसिकली वो लोग हैं जो कि नेट मीटरिंग से कनेक्टेड है, यानी ग्रिड से कनेक्टेड है और ग्रिड से और सोलर दोनों से बिजली वो ले रहे हैं। बाकी और उसके लिए जो एक रिक्वायरमेंट है वो है कि 3 फेज होने चाहिए, यानी कि वो जो बड़े घर हैं या बड़े कनेक्शन हैं वहीं पे वो हो सकता है। बाकी सब जो है वो तो सोलर पे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होते और पैनल लेके बैटरी लेके वो घर चल रहा होता है। बहुत सारे घराने ऑफ ग्रिड चल रहे होते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सोलर का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है, मगर जो ग्रिड से जो कनेक्टेड है, नेट मीटरिंग से जो कनेक्टेड है, वो से 0.3%। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त तलब कितनी है, पैदावार कितनी है, और क्या हुकूमत और सियासी रहनुमाओं को किस हद तक जिम्मेदार करार दिया जा सकता है इस सारी सूरत हाल का? क्योंकि अभी हालिया दिनों जब ये अफवाह उड़ी कि सोलर पर टैक्स लगेगा तो लोग वाकई डर गए और सोलर की फ़रोख्त कुछ हद तक मुतासर हुई। तो मुतबादिल की तरफ ना जाने में ये हुकूमत का कितना किरदार है कि लोगों को डरा दिया जाता है? नहीं, सोलर पे कोई टैक्स नहीं लगा है अभी तक ना कोई टैक्स लगा है ना आगे कोई टैक्स लगना है उस पर। बेसिकली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सोलर से आपको बिजली, आपने सोलर का सिस्टम लगाया और आपका जो है रिकवरी पूरे 18 महीने में हो जाती है, वो 18 के बजाय 24 महीने में हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो कहेगा कि हाँ चलो अगर 24 महीने में रिकवरी हो तो मैं वो चीज़ नहीं लगाऊँ। तो वो तो ऑब्वियसली चीज़ आप लगा ही लेते हो, ठीक है। दूसरी बात जहाँ तक ये है कि हमारी जो तकरीबन पैदावार है और डिमांड है वो तकरीबन 29 से 30 हज़ार मेगावाट की, और पैदावार भी जो है हम इतनी ही या इससे ज़्यादा कर सकते हैं। प्रॉब्लम सारी हमारी यही आती है कि बहुत सारे हमारे घराने ऐसे हैं, बहुत सारे खैबर पख्तूनख्वा की बात करी, सबसे ज़्यादा जो लोग बिल नहीं देते जहाँ पे वो उस इलाके में नहीं देते, ठीक है, उन एरियाज़ में नहीं देते। बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऐसी हैं जिनकी रिकवरी रेट बहुत बुरे हैं। अगर लोग बिल देना अपने शुरू कर दें और अगर अपना वो जो है एहतजाज की बजाय बिल दे दें तो शायद ये नॉर्मली हल हो जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो जाए। हुकूमत एक हद तक काम कर सकती है ज़िंदगी भर या हमेशा के लिए। अच्छा अमार, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का कोई मसला नहीं है, फिर इसका मतलब है? नहीं, बिलिंग का मसला बिल्कुल भी नहीं पाकिस्तान में, मगर जब तक आप पैसे नहीं देंगे, बिल अपना नहीं भरेंगे, आपके पास पैसे कैसे आएंगे कि आप फ्यूल खरीद सकें? किसी ना किसी ने तो फ्यूल खरीदना है ना, वो इसकी वजह से मैं और आप जो लोग बिल देते हैं वो भी फंसते हैं। आप अगर कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, बिजली को बनाने की भी एक कॉस्ट है, ठीक है, वो किसी ना किसी ने तो कॉस्ट पे करनी है ना। जब आप, मैं और आप फिर वो कॉस्ट पे करते हैं, वो लोग पे करते हैं जो कि बिल देते हैं, जो नहीं बिल पे करते हैं वो पे नहीं करते वो कॉस्ट। यानी आपके कहने का मकसद यही है ना कि शेडिंग का तभी पैदा हो रहा है कि जब लोग बिल पे नहीं करते हैं, लाइन लॉसेज और बिजली चोरी एक सबसे बड़ी वजह, अगर उस पर ही काबू पा लिया जाए तो लोड शेडिंग नहीं होगी, इस हद तक नहीं होगी। अच्छा चलें, मुझे ये बताएगा कि लोगों को सोलर की अहमियत समझने में भी मज़ीद क्या कुछ साल लगेंगे? अगले 10 सालों में बिजली का शॉर्टफॉल कहाँ तक पहुँचता देख रहे हैं आप? देखिए, सोलर का सबको पता है, इसमें अहमियत तो सबको पता है सोलर की। जो मूव हो सकता है वो मूव हो रहा है, मगर एक कैपेसिटी होती है ना हर चीज़ की। आप अगर सोलर पे आप चले मूव हो गए, पूरा दिन आप सोलर पे चला लेंगे, रात पे क्या करेंगे? ग्रिड पे तो आपको तब भी जाना पड़ेगा। तो ये मैनेज करने की ज़रूरत होती है कि ग्रिड पे कितने लोग सोलर पे आ सकते हैं, ग्रिड की फिजिकल कैपेसिटी कितनी है सोलर को कंज्यूम करने को अकोमोडेट करने की। ऐसा नहीं हो सकता कि सब सुबह सोलर पे चले जाएं और शाम में ग्रिड पे आ जाएं, तो ग्रिड जो है इंस्टेबिलिटी उस चीज़ पे आ जाती है। तो ये चीज़ें जो है मद्देनजर सोलर पर ना आने की सबसे बड़ी वजह इस वक्त ये है ना कि महंगाई है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, सोलर वो कहाँ से लगवाएंगे? एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग मुतबादिल की तरफ नहीं जा रहे हैं। हुकूमतों को इस हवाले से माली मुआवनत नहीं करनी चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल जाना चाहिए, जो जा सकता है बिल्कुल जाए। अब देखिए, हुकूमत माली मदद क्यों करे किसी सिलसिले में? मेरा सवाल ये होता है, जो अपने हिसाब से कर सकता है वो करे। अगर हुकूमत यहाँ पे इस चीज़ में सपोर्ट करती है तो ग्रिड पे कौन रहेगा? ग्रिड अगर नहीं होगी तो इंडस्ट्रियल यूजेज कैसा होगा? तो ये बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं जिसको हमें करना पड़ता है। आप ये बोले कि जी हम सब सोलर मूव हो जाते हैं, सब सोलर के मूव हो गए, इंडस्ट्री फिर किस तरह चलाएंगे आप? इंडस्ट्री चलाने के लिए तो आपको ग्रिड चाहिए। जो लोग लगवाना चाहते हैं वैसे नहीं लगवा रहे हैं, कुछ इसमें टैक्स कम कर दिया जाए, कुछ रिलीफ इस किस्म का हो गए, सोलर सस्ता हो। बहुत शुक्रिया आपका अमार साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम बात करते हैं कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की। अब तो भाई ईद की आमद है, जगह जगह हम देख रहे हैं जी बकरे खड़े हुए हैं, और जिन्होंने पाले हुए हैं वो भारी भरकम रेट बता रहे हैं। बकरा इतना भारी भरकम नहीं है, रेट बहुत ज़्यादा है। तो 70,000 जानवर मंडी की जीनत भी बन गए हैं। लाहौर में 9 मंडियाँ कायम करने का फ़ैसला किया गया है। इसी तरह पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह पे मंडियाँ लग रही हैं। लेकिन कॉन्गो वायरस के बायस 3 हलाकतों के बाद अटक से जानवरों की जो मुंतकिली है उसको बंद कर दिया गया। इस वक्त जनाब हमें साद शरीफ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे नुमाइंदे। उनसे जानते हैं कि वो किस जगह पर हैं और क्या माहौल है। जी साद। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी और बड़ी मवेशी मंडियाँ सजा दी गई हैं। शायकीन आपको उन तमाम मवेशी मंडियों में खूब नज़र आएंगे। छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाज़माबाद की एक मवेशी मंडी में, जहाँ पर आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत कुर्बानी के जानवर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, जो इस वक्त कुर्बानी की जानवर चारा भी खाने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर हमारे साथ अवाम भी हैं, उनसे ये बात करेंगे। सर बताइएगा, यहाँ पर जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं, छोटे बच्चे भी आपके साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम भाई। यहाँ पर हम तो पहली बात ये कि जानवर बच्चों के साथ आए देखने के लिए, दूसरा इरादा ख़रीदना तो लाजमी है कुर्बानी के लिए। पहली बात यह है कि यहाँ मंडी लगी, हमारे लिए अच्छी सहूलत हुई है। दूसरी ये है कि वहाँ हाईवे वाली मंडी दूर है, हालात भी सही नहीं है, और प्राइस के हिसाब से यहाँ के थोड़े रेट ज़्यादा है। बस हमारी दरख्वास्त ये है कि प्राइस में कुछ कमी पेशी करे ताकि और भी आवाम आए, वहाँ पर ख़रीदार और भी ज़्यादा है और यहाँ से जो अपने लिए जानवर ख़रीद के ले जाए। दूसरी बात यह है कि गर्मी की वजह से कोई दूर नहीं जा सकता। जी यहाँ पर आसपास जितने भी इलाका मकीन हैं वो इस तरह की जो मवेशी मंडियाँ हैं, ख़ास तौर पे इलाकों के अंदर छोटी और बड़ी जो मवेशी मंडियाँ हैं उससे खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया साद, आपने हमें बताया कि किस तरह से गहमा गहमी है, लेकिन रेट्स इस दफ़ा बहुत हाई हैं। लेकिन एक और चीज़ जो कि मेरे सुनने में आई है कि वो व्यापारी जो कि पिछली ईद पर शायद 50,000 जानवर लेकर आए होंगे, इस ईद पर वो 25,000 लेकर आए हैं, क्योंकि वही बात महंगाई महंगाई महंगाई, जिसकी वजह से वो उस तरह से जानवर ना तैयार कर सकें हैं, ना लेके उनको पाल के बड़ा कर सकें। इसलिए इस ईद पर अभी फ़ौरी तौर पर हमें वो रश नज़र नहीं आ रहा जो पहली ईदों पर फ़ौरन हो जाया करता था। तो क़ुव्वत ख़रीद भी लोगों की इस दफ़ा कुछ कम दिखाई दे रही है। इन्हीं और भी काफ़ी दिन बाकी हैं, लेट्स सी कि ईद के करीब करीब क्या माहौल बनता है। लेकिन कॉन्गो वायरस का ख़ास ख्याल रखना है, इससे बचना है, जानवरों को बचाना है और पूरी कोशिश करनी है कि इस गर्मी में जानवरों को गर्मी ना लगे। ज़ाहिर है अगर जानवर गर्मी की वजह से ईद से पहले बीमार हो जाए तो टेंशन भी आप ही को होगा। तो वेट डॉक्टर को भी लाइन अप रखना है और धूप से, गर्मी से जानवरों को बचाना है। तो ये सारी सूरत हाल है। प्रोड्यूसर साहब मुझे आप रिकमेंड करें कि अब हमें आगे थोड़ी सी फ़िल्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा पर कोई ना कोई फ़िल्म लाजमी रिलीज़ होती है। सबको पता होता है छुट्टी होगी, सब दोस्त यार निकलेंगे। तो ईद उल अज़हा पर पाकिस्तानी नौजवान फ़िल्म मेकर हैं अली राज और प्रोड्यूसर हैं सारा अली की नई शाहकार फ़िल्म शायकीन के दिल जीतने आ रही है। इस वक्त रोमांस और दहशत से भरपूर पाकिस्तानी फ़िल्म है मोंजो मारिया, जो कि ईद उल अज़हा पर रिलीज़ की जाएगी। मगर फ़िल्म के आने से कबल ही सोशल मीडिया पर फ़िल्म के चर्चे हो रहे हैं। बड़ी ईद पर फिल्म मेकर्स की बड़ी तवक्कुआत नज़र आ रही हैं। आज फिल्म मोंजो मारिया की कास्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अभी हमें अब्दुल मन्नान ने ज्वाइन किया जो कि मोंजो हैं, और किरण काज़मी अदाकारा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सारा अली प्रोड्यूसर हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और अली रिजवान जो कि एडम है वो भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमें ज्वाइन किया है, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। उनके फ़िल्म की रिलीज़ अब ईद पर होने जा रही है। तो अल्लाह करे कि आपकी जो फ़िल्म है वो ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस करे। तो मैं पहले आपकी तरफ आऊँगी। सारा, मुझे बताइएगा थोड़ा सा इस फिल्म की मेकिंग के हवाले से, कैसी स्टोरी है, किस तरह आपने इस आइडिया को कंसीव किया, कुछ सोशल मैसेजेस में किस तरह की कहानी है? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़िल्म के हवाले से मैं ये कह सकती हूँ कि ये बेसिकली मिस्ट्री है, मिस्ट्री ट्रायंगल लव स्टोरी, नॉट एग्जैक्टली हॉरर, लेकिन देखने के लिए आपको बहुत कुछ इसमें एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी। तो कॉन्सेप्ट इसका जो है वो बेसिक मिस्ट्री में है। अच्छा मिस्ट्री है ये, ज़बरदस्त। तो ज़ाहिर है अगर आप थोड़ी सी भी स्टोरी रिवील करेंगे तो फिर मिस्ट्री तो नहीं रहेगी, फिर वो राज खुल जाएगा। अच्छा चले, मुझे मोंजू की तरफ मैं अब आऊँगी। मैं बिल्कुल ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ ना, यही नाम है ना? बताइएगा अब्दुल मनान। यस जी, आई पोर्ट्रे एज मंजू। मंजू, तो मंजू किरदार किस तरह का है मंजू का?
मंजू इज़ जस्ट लाइक ए डेविल जो कि इंसान की बॉडी को अपने पर्पस के लिए यूज़ करता है। अच्छा, तो मुझे बताइएगा आप लोगों ने शूट कहाँ कहाँ किया है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, और इससे पहले जितना काम आपने किया हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा उस पर भी थोड़ी सी बात हो जाए। इसका ज़्यादातर 60% हमने गिलगित में शूट किया। गिलगित में नलतर, फंडर और भी बड़ी खूबसूरत जगह पे जाके शूट किया हमने, और लाहौर में भी इसका शूट किया। और मैंने इससे पहले एक मूवी कर चुका हूँ जो कि इमरान खान की लाइफ के ऊपर है, कप्तान। उसमें मैं आई पोर्ट्रे एज इमरान खान। तो दिस इज़ माय सेकंड प्रोजेक्ट जो कि इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी रिलीज ऑन दिस ईद उल अज़हा इंशाल्लाह। ओके किरण, अब आपकी तरफ में आऊँगी। किरण, मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अपने किरदार के हवाले से बताइए कैसा कैरेक्टर था, और जब आपको स्क्रिप्ट मिला तो आपने क्या सोचकर उसको एक्सेप्ट किया? एक्चुअली जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो बस मुझे बहुत ही डिफरेंट और अच्छी लगी, तो मैंने इसको फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। और मेरा किरदार मारिया का है इसमें, और मैं काफ़ी इन्जॉय किया इस फिल्म को बनाने में। इसमें बहुत मेहनत लगी है, और बस अच्छा, ऐसा डिफरेंट क्या था? क्या ऐसा डिफरेंट क्या था स्क्रिप्ट में कि आपने उसको पढ़ते ही एक्सेप्ट कर लिया? जैसे आजकल पाकिस्तानी मूवीज़ हैं, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है, हट के है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक मिस्ट्री है इसमें थ्रिल है, इसमें सस्पेंस है, इसमें रोमांस है, मतलब हर चीज़ का एक मिक्सचर है इसमें। अच्छा, देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाजुकात ये होता है किरण के सारा के सॉरी मैं आप लोगों के नाम आपस में कंफ्यूज कर गई हूँ। मैं किरण आप ही से बात कर रही हूँ। मुझे ये बताएगा, सम टाइम ये होता है कि ना करेक्टर्स कुछ एक ऐसे आपके जहन में होते हैं कि जो आप भी कहते हैं कि यार ये मुझे इस तरह का करेक्टर मिले तो मुझे लगता है कि मैं उसको बड़ा लाइवली और बड़ा नेचुरल अंदाज में कर सकती हूँ। तो क्या ये कुछ उसके करीब था, या फिर आपको ज़िंदगी में ऐसा करेक्टर मिल चुका है, या आगे आप उसकी तलाश में हैं? नहीं, ये करेक्टर बिल्कुल मुझ पे सूट करता था। अच्छा ये मेरे जैसा ही था। अच्छा सही। अच्छा, मैं अली रिजवान, मैंने इजीली इसको निभाया। ज़बरदस्त। अच्छा अली रिजवान, मैं आपकी तरफ आती हूँ, काफ़ी देर से खामोश है। ये जो एडम का करेक्टर है, ये किस तरह का करेक्टर है? बेसिकली एक एस्ट्रोलॉजिस्ट का करेक्टर है ये एडम। अच्छा। और बस ये एक बड़ा सस्पेंस किस्म का और बड़ा मिस्ट्री किस्म का ये करेक्टर है, और ये कभी आता और गायब हो जाता है, समझ नहीं आती कि कर क्या रहा है। तो अब इसको देखने के लिए डेफिनेटली आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, फिर आपको पता चलेगा इसका करेक्टर क्या करता है आगे। अच्छा, तो मुझे एडम ये बताएगा कि मैंने आपका करेक्टर का जो नाम है ना बस वही ले लिया है। आप लोगों ने ज़ाहिर है ये शूट, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि इस पूरे शूट के दौरान आप लोग कहाँ गए? कुछ मेमोरीज ज़ाहिर आप लोगों की बनी होंगी, आप लोग मिलकर काम कर रहे थे, तो ये सारी मिस्ट्री आप लोगों ने शूट कहाँ की है? कुछ तो बताएं ना मूवी के बारे में, इसके अंदर है क्या? जी बिल्कुल ऐसा है कि मतलब हम लोगों ने, जैसे मनान ने बताया कि हम लोग गिलगित में किया, गिलगित में हम लोग फंडर भी किया, पसुकॉन्स भी गए, और नलतर गए, फंडर गए, और बहुत खूबसूरत जगह हमने शूट की हैं। और यस, और बड़ी खूबसूरत जगहों पे हम लोगों ने लोकेशन हम लोगों ने देखी और वहाँ पर जाके शूट किया, और बहुत मज़ा आया। दूसरा ये कि मतलब डेफिनेटली जब एक फ़िल्म मीडिया जो है वो एक काफ़ी कुछ सीखने का हम लोगों को मौका मिला, और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी उससे, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले हम लोग ड्रामाज और टीवी सीरीज़ करते रहे, लेकिन जो फिल्म का एक जॉनर होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला जी। और मतलब इस मूवी में ये था कि एक्चुअली ये मिस्ट्री सस्पेंस लव स्टोरी है, तो जो आप फिल्म देखते जा रहे होते हैं, शुरू में आप बड़ी नॉर्मल सी होती है, जो ये फिल्म गुजर रही है, टाइम गुजर रहा है, इसमें सस्पेंस जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है, और इंटरवल के बाद जो है वो बिल्कुल जो है 180 डिग्री पे मूवी चली जाती है और एकदम हाइप क्रिएट करती है। फिर उसको देखने का मज़ा भी इसी तरह आता है कि सस्पेंस थ्रू आउट द मूवी बरकरार रहना चाहिए, और उसके बाद जब एंड में सस्पेंस ख़त्म हो तो बड़ा ज़बरदस्त सा मैसेज भी होना चाहिए, तो मज़ा आता है। अच्छा, मैं अब आपकी तरफ आती हूँ सारा।
मुझे आप बताइएगा जी मैं ये शूट आप लोगों ने कितने महीनों में मुकम्मल की है, और जो लोकेशंस हैं वो आप लोगों ने क्या सोच कर डिसाइड की, और जो ये मूवी है इसमें जो सोशल मैसेज है वो किस किस्म का है अगर है तो? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे सबसे खूबसूरत आपका एक क्वेश्चन लगा कि इसमें सोशल मैसेज क्या है। जब तक आप कोई मैसेज नहीं देते मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट है। हमारी फिल्म का एक डायलॉग है कि इंसानियत जो है वो मारने से नहीं बचाने से बचती है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप देख रही हैं कि आज के टाइम पे कितनी ज़रूरत है हम लोगों को। हम लोग छोटी छोटी चीज़ पे किस तरह से लोगों को तहस नहस कर रहे हैं, और इस टाइम पे मैं यहाँ पर भी यही मैसेज दूँगी कि आप सिनेमा हॉल तक आएँ और इस मैसेज को मस्ट देखें कि कोई भी चीज़ आपके गिर्द है वो सिर्फ प्यार से, मोहब्बत से जीती जा सकती है। दिल भी मोहब्बत से जीते जाते हैं। बाकी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप कह रही हैं कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल एक्सप्लोर किया। अगर आप लोग देखेंगे इसको टूरिज़म के हवाले से भी देखेंगे। दूसरी ये है कि हम लोगों ने रैकी में बहुत ज़्यादा, मैं थी, मेरे साथ डायरेक्टर थे अली राज जो कि फ़िल्म के हैं, तो हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से एक एक लोकेशन को जाके सॉर्ट आउट किया। और मतलब हमारी इस फिल्म का एक सॉन्ग है ऐसा क्यों है, वो आप जाएंगे यूट्यूब लिंक पे देखें तो वो आपको बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, वो जब हम सॉर्ट आउट कर रहे थे तो डिफरेंट जगहों पर, मतलब बड़े ख़तरनाक रास्ते और किसी दरख्त पे, और जब हम उसको रेकी कर रहे थे तो हम साथ साथ लिख रहे थे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। और हमारे साथ जो हमारे गाइड थे, स्पेशली थैंक्स करूँगी गिलगित बल्तिस्तान का, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। सही। और मतलब उन्होंने इस तरह से, मतलब वो हर मेरे बात पूछते हैं यार ये ऐसा क्यों है क्या है, जब हम उसको नोट कर रहे थे कि यार यहाँ ऐसा क्यों है, यहाँ ऐसा क्यों है। और फिर जब वो शूट हुआ तो दे आर ऑल एंजॉइंग, उन सब ने इतना एंजॉय किया और वो सब के मुंह पे बस एक ही गाना था, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। जबरदस्त। अच्छा, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अच्छा, मैं चाहूँगी मनान आपकी तरफ आऊँगी। अब्दुल मनान, मुझे बताएगा आपने फिर इस मूवी के शूट के लिए बॉडी शॉडी बनाई, कितनी मेहनत खुद पर की, कब वो मेहनत शुरू की, और जो करेक्टर आपका था क्या उसमें आपने ख़ुद को ढालने के लिए, अब कहते हैं ना कि नेचुरली फिर इंसान भी कोशिश करता है कि उस करेक्टर के साथ उस तरह के कुछ वक्त स्पेंड करता है ताकि वो फील आ सके जो मैं करना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसा हुआ? असल में मैं एक्सरसाइज तो मैं शुरू से कर रहा हूँ, वर्कआउट वगैरह, तो मुझे ये कि कभी ना कभी कोई ऐसा मौका आएगा कि मैं जो है अपना थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऐसी जो है जिसमें पता चले कि ये बॉक्सर भी है, ये कोई एथलीट भी है, तो ये मुझे ज़रूर श्योर था। और मैं, ये तो मेरी हॉबी भी है, मैं बॉक्सिंग और वर्कआउट करना, और मैं बहुत से सुपरस्टार्स भी ऐसे हैं, एल पचिनो, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ब्रूस ली, मोहम्मद अली, इन स्टार्स से मैं बड़ा कुछ सीखा और अपने आप को फिट रखा। तो जब मुझे करैक्टर डिफ़ाइन किया कि आपका करैक्टर कुछ इस तरह से है, तो मेरी इंटरेस्ट और डेवलप होना शुरू हुई। फिर मैंने अपने आप को और थोड़ा सा फिट रखना शुरू कर दिया कि मुझे इस करैक्टर को भरपूर अंदाज में करना है। एग्जैक्टली। तो अली राज जो है वो बेसिकली इसी चीज़ से इंस्पायर हुए थे कि ये बंदा इस करैक्टर के लिए पूरा उतरता है, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के इसको परफॉर्म अच्छा। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं अब किरण आपकी तरफ आती हूँ। किरण, मुझे बताएगा कॉल टाइम पे आप पहुंच जाती थी या फिर आप सोती रह जाती थी? सच सच बताना है आपने। मैं सबसे पहले पहुंची हुई होती थी इन सबसे पहले कॉल टाइम पे पहुंची हुई होती थी। चलें जी, इससे फिर आपकी डेडिकेशन और लॉयल्टी का अंदाज़ा होता है कि आप कितनी मतलब दिल से काम कर रही थी। अच्छा, ये जो मंजू और ये जो नाम है मूवी के ना, ये बड़े मुझे कुछ मुख्तलिफ से लगे, मंजू और मारिया। क्या वजह है कि नाम मंजू और मारिया ही रखा गया, कुछ और भी तो हो सकता था? मंजू आइडिया तो है था हमारे राइटर का। हाँ जी, बिल्कुल। बेसिकली ये कैरेक्टर जो हैं, ये फिल्म बेस इन 2 कैरेक्टर्स पे कर रही है। वैसे तो फिल्म में एज ए हीरो असद अली काम कर रहे हैं, लेकिन ये मेजर जो हमारे टाइटल रोल्स हैं, असद अली जो है ये वही असद अली है। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये आई थिंक टिकटॉकर भी हैं। प्लीज एग्जैक्टली, बिल्कुल वही है। ओके, यानी मैंने सही पहचाना है। ओके, तो अच्छा, इनको आपने कास्ट किया कि आपको टिकटॉक पे इनका काम पसंद आया था? बेसिक जब हम ऑडिशंस कर रहे थे एज अ हीरो,
तो वो काफ़ी लोग ऑडिशंस में आ रहे थे, जैसे कि इन सबका ऑडिशन प्रॉपर तरीके से हुआ है। इसी तरह से अगर असद अली को देखा जाए तो हमें एक डिफरेंट लुक चाहिए थी, लाइक बिल्कुल हीरो, उसकी स्माइल और उसकी मतलब जैसे बॉडी शॉडी बनाई हुई है इस लड़के ने, बिल्कुल मॉडल है ये। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस। सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा मज़ा हमें ये आया कि न्यू कास्ट है, लेकिन न्यू एज सच ऐसे नहीं है, बेसिक सब ने थोड़ा ये जैसे मनान है, ये मॉडल सॉन्ग्स की वीडियोस में आई थिंक सो इन्होंने काम किया हुआ है पहले। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और किरण ने भी किया हुआ है टीवी पे, अली जो हैं इन्होंने भी किया हुआ है। इसी तरह असद को आपने देखा है कि बहुत एक अच्छा उसने भी काम किया। तो इस मूवी में कोई आइटम सॉन्ग भी है या बस मिस्ट्री है? नहीं, बिल्कुल सॉन्ग्स भी हैं, बल्कि ये मैं आपको कहूँगी कि प्रॉपर म्यूजिकल पिक्चर है। आफ्टर लॉन्ग टाइम आप देखेंगे कि 6 सॉन्ग्स हैं इस फिल्म में, एक प्रॉपर मसाला फिल्म है। लव स्टोरी भी है इसमें, म्यूज़िक भी है, उसके साथ साथ इसमें मिस्ट्री भी है। मींस कि कहीं आप बोर नहीं होंगे, आपको हर जगह एक नया मसाला ज़रूर मिलेगा फिल्म में। चलें जी, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये मोंजो मारिया ज़बरदस्त बिजनेस करे, और आप लोगों से फिर मुलाकात हम करेंगे इस फिल्म की कामयाबी के बाद। आप सभी को मैं कहूँगी, और नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में अब ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अक्सर न्यूज़ में देखते हैं कि अंधी गोली लगने के बायस बच्चे और ख़वातीन ज़ख्मी होकर अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। अगर ये गोली जो कि अंधी गोली जिसे कहा जाता है, आखिर ये आती कहाँ से है और कौन हवाई फायरिंग से शहर का अमन ख़राब करने में मगन है? हमारे यहाँ ये बड़ा अलमिया रहा है, और अक्सर ऐसे वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं जिसके बाद सिर्फ सवाल ही बाकी रह जाता है। इस मसले को हल करने के लिए ना सिर्फ पुलिस बल्कि शहरी भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं, और अब एक अहम डेवलपमेंट हुई है। मर्दान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि जो हवाई फायरिंग में समत की निशानदही करता है और गोली चलने के मकाम के बारे में आगाही फराहम करता है। ये सॉफ्टवेयर शहर में बढ़ते जुराइम को रोकने में मदद फराहम करेगा और पुलिस को गोली चलने के मकाम के बारे में फौरी आगाही फराहम करेगा, पिन लोकेशन दे सकता है। तो इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले मोहम्मद अली और अहमद अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तालिब इल्मों का दावा ये है कि वो ये बता सकते हैं कि उनका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर हवाई फायरिंग के मकाम को 5 सेकंड में ढूंढने की सलाहियत रखता है। तो मैं अपने तीनों मेहमानों का, अमार भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आप हमारे साथ मौजूद रहे, और आपको मुबारकबाद दूंगी कि आपने इतना ज़बरदस्त ये सॉफ्टवेयर तैयार किया जो कि एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरे साथ अहमद अली हैं, मोहम्मद अली हैं और हम्माद नूर हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो पहले मैं अहमद आपकी तरफ आती हूँ, थोड़ा सा मुझे बताइएगा अपने सॉफ्टवेयर के बारे में। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज अहमद अली। ये मेरे पास ग्रुप मेंबर है मोहम्मद अली, हम दोनों ट्विंस ब्रदर भी है। हम्माद नूर है हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैथ है। मैम सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। ये सॉफ्टवेयर के नहीं है। सही। सेकेंडली जो हमने ओके ऑलराइट, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ये इसके 2 मेन गोल है। एक इसका गन शॉट डिटेक्ट करना और दूसरा इसके पिन लोकेशन फाइंड आउट करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, जो लोकेशन नहीं है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह काम करेगा, बल्कि ये मेरा सवाल, मैं अब हमाद आपकी तरफ आ जाती हूँ, इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए। मैम असल में जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है मैम, इसका असल में मकसद है गन शॉट डिटेक्शन करना और इसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना। मैम अगर एक गनर फायर करता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक गनर ने कहाँ पर फायर क्यों हुआ है। तो इसके लिए मैम हमने 3 मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं मैम, और ये 3 मॉड्यूल ये काम करेंगे कि जब एक गनर फायर करता है तो फिर इन तीनों मॉड्यूल का एक्टिव होना बहुत लाजमी होगा मैम। अगर ये एक्टिव है और ये इसको फाइंड आउट करता है तो फिर ये डेटा सर्वर को सेंड करता है और सर्वर फिर पुलिस स्टेशन में मैम पुलिस वालों को बताएगा कि फायर कहाँ पर। सही। अच्छा मोहम्मद अली, मुझे ये बताएगा कि ये 10 सेकंड्स में डिटेक्ट कर लेगा कि फायरिंग किस सम से हुई और पिन लोकेशन भी मिल जाएगी, मतलब ये बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, और इसकी ऑथेंटिकेशन पे हम कितना यकीन कर सकते हैं? यस मैम, ये बिल्कुल एक्यूरेट हमें पिन लोकेशन देगा गूगल मैप के ऊपर, जो कि एलसीडी पर डिस्प्ले होगा पुलिस स्टेशन या किसी भी कंट्रोल रूम में हम उसे लगा सकते हैं। और ये हमने
अप्रोक्सीमेट 10 सेकंड का है, लेकिन 10 सेकंड से भी जल्दी हमें टाइम के अंदर हमें ये डिस्प्ले कर देगा कि किस जगह हवाई फायरिंग हो गई है। सही। तो आप लोगों ने ये इसको बनाया कैसे है, थोड़ा सा बताएगा? किस मदद से, आईए की मदद ली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसको बनाया है, या फिर किस तरह ये बना है? और जो चीज़ें आपको चाहिए थी उस पर लागत कितनी आई है, किसने आपको सपोर्ट किया है, यूनिवर्सिटी ने किया है? बताएं। मैम सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो गन शॉट है इसको हमने ट्रेन किया। हमारे पास गन शॉट जो नहीं है, वेपन 7 वेपन्स के साउंड हमने उठाए, उसको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रेन किया है। अगर कोई फायर होते हैं, आवाज़ तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, अगर टायर ब्लास्ट हो जाए या कोई और आवाज़, तो उसको क्लासिफिकेशन के लिए हमने इसको ट्रेन किया। सिर्फ गन शॉट साउंड को पिक करे, किसी और साउंड को ना पिक करें। जैसे साउंड को पिक कर लेगा तो ये मॉड्यूल अपना डेटा सर्वर के एंड सेंड कर देगा। n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे वो ट्रायंगुलेशन टेक्निक अप्लाई होगी। जैसे ट्रायंगुलेशन टेक्निक अप्लाई होगी तो हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन गूगल मैप पे डिस्प्ले कर देगा। जो कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे जहाँ पे फायर हुई है, तो वो कोऑर्डिनेट्स डिस्प्ले कर देंगे। और दूसरी ये हमें यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट किया है, यूनिवर्सिटी की साइड से हमें सपोर्ट। अच्छा, तो इसमें लागत कितनी आई है, खर्चा कितना हुआ इस डिवाइस को तैयार करने में, सॉफ्टवेयर को तैयार करने में? मैम ये तो हमने अभी एक प्रोटोटाइप बनाया है जिसके अप्रोक्सीमेट 93,000 कॉस्ट आई है। सिर्फ ये हमने 4-5 मॉड्यूल्स तैयार किए हैं, सिर्फ प्रोटोटाइप है ये। सही। तो अभी हुकूमती सतह पर किसी से रब्ता किया है, या कोई आप लोगों से कोलैबोरेशन या मदद, या फिर इसको थोड़े से वसी पैमाने पर बेहतर बनाने के लिए कुछ किया जाएगा? मोहम्मद अली, आप बता दीजिए। यस मैम, अभी तक तो काफ़ी पुलिस स्टेशन से कॉल आ चुकी है, लेकिन फिलहाल हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इसमें थोड़ा सा काम रहता है क्योंकि ये प्रोटोटाइप है। अब इसे हम अमली शक्ल में लाएंगे तो उसके लिए परफेक्ट इसका होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी प्रोटोटाइप है और ये वर्किंग सही कर रहे हैं, हमें 100% रिजल्ट दे रहे हैं। अच्छा, मैं अब चाहूँगी अब अहमद आपकी तरफ आऊँ। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इसको तैयार करने में कितना वक्त लगा है, और अभी आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं मज़ीद? इसको कंप्लीट करने के बाद इसको बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे? आप लोगों की टीम में कितने लोग शामिल हैं? मैम ये हमें 2 सेमेस्टर अप्रोक्सीमेट 1 ईयर हमें इससे लगे कंप्लीट होने में। 1 ईयर, लास्ट 2 सेमेस्टर जो नहीं है उसमें हमने कंप्लीट किए हैं। तो आपकी टीम में कितने लोग हैं और क्या क्या जिम्मेदारियाँ किस तरह डिवाइड की गई हैं? मैम हम 3 मेंबर्स है टीम में। जो डिटेक्शन का काम है वो मैंने की है, मोहम्मद अली ने जो लोकलाइजेशन का काम है, लोकेशन फाइंड करना, वो किया है। हमाद नूर ने जो डिप्लॉयमेंट का काम किया है, प्रोटोटाइप बनाना, वो हमाद नूर ने किया है। आप लोग क्या प्लान रखते हैं कि इसको मार्केट में भी लेके आएंगे और कंपनीज आपसे रब्ता करें, या फिर ज़ाहिर है हुकूमती लेवल पर तो आपने बताया कि उस तरह तो नहीं, लेकिन थानों ने काफ़ी आपसे कांटेक्ट किया है, तो अपने सॉफ्टवेयर को मार्केट में कब लेके आना है? इंशाल्लाह मैम बहुत जल्द लेंगे। जब हम पहले इसको कंप्लीट कर देंगे मैम, जो रिमेनिंग वर्क है मैम वो हम पूरा कर देंगे। अभी हमने प्रोटोटाइप बनाएंगे यूनिवर्सिटी के लेवल से, और इंशाल्लाह मजीद हमारा इरादा है कि हम इसको फ्यूचर में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि हमने पुलिस वालों के लिए बनाया हुआ है। क्योंकि हमारे KPK में स्पेशली ये जो गन वायलेंस है और हवाई फायरिंग है मैम, ये बहुत ज़्यादा हो रही है मैम, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको मार्केट में लाएंगे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी अब एक और बात, इसकी लागत मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे बता नहीं रहे। ये सॉफ्टवेयर सस्ता है, महंगा है? अगर कोई अपने लिए वैसे ही ख़रीदना चाह रहा है, जिसको मतलब किसी भी तरह के, ज़ाहिर है कुछ लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं, उनको लगता है कि हमारे इलाके में अमन अमान की सूरत हाल कुछ ठीक नहीं रहती है, तो वो लगा लेते हैं ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर अपने पास ज़ाती तौर पर भी, तो कितने का ये मिलेगा? मैम हमने 4 मॉड्यूल बनाया, उस पर 93,000 का कॉस्ट आया है। अच्छा जी, तो ये तो ऐसा को बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। तो इसके लिए आपको सब कुछ यहीं अवेलेबल था, या कुछ बाहर भी कहीं आपको रब्ता करना पड़ा कुछ मंगवाने के लिए? मैम सब कुछ यहीं अवेलेबल है। सही। तो आखिर में आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे जो आपकी तरह कुछ अच्छा, कुछ ज़बरदस्त, कुछ अनोखा करना चाहते हैं? जी मैम, हम यही मैसेज देंगे मैम कि अपने गोल पर फोकस करें, और जो चीज़ आपको क्लास में सिखाई जाती है उसी को रियल में इम्प्लीमेंट करें मैम, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करता है मैम, और हमारे पाकिस्तान का नाम भी रोशन करता है। इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात आपने की है। हमाद, मोहम्मद अली और अहमद, आप तीनों का
बहुत शुक्रिया, ऐसे ही काम करते रहें, बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों का मिशन है, जल्द कंप्लीट भी हो। और ज़ाहिर है ये जो आपका सॉफ्टवेयर है इससे फ़ायदा उठाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम बड़ी अफसोसनाक खबर, मुझे आज भी खबर याद है कि खातून एक बच्चे के साथ रिक्शे में सवार थी और नहीं पता चला कि कहाँ से गोली आई और उनके बच्चे को लग गई और वो बच्चा वहीं गिर गया और उसके बाद बस वो देखते ही रहे कि एक बच्चा जो भी हमारे हाथों में था वो एकदम चला गया। तो बड़ी इस तरह की खबरें ना दिल तोड़ देती हैं। तो इस मसले का कोई ना कोई हल निकलना बहुत ज़रूरी है कि अंधी गोलियां, नामालूम गोलियां आती कहाँ से हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया है। होप सो आपको शो पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।